वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक हस्ती के बुलंद इरादों की वह सच्ची दास्तां जिसमें इनके हालात इनके लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे। बावजूद उसके इन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों पर मात कर अपनी मंजिल हासिल कर ही ली। इनकी उम्र जब मात्र 10 वर्ष की थी तब इनके मां का देहांत हो गया था। पिता एक परचून की दुकान चलाते थे। वे अपनी इस बेटी से इतना प्यार करते थे कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात बेटी की उचित देखभाल हो, इस खातिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां इनका हर प्रकार से शोषण करती थी। उसे भी एक बेटी हुई जिसकी परवरिश अच्छे ढंग से होने लगी। सौतेली मां ने इन्हें एक सरकारी स्कूल में पढ़ने हेतु डाल दिया, तो वहीं अपनी बेटी को एक प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया। इनके स्कूल के आने जाने के रास्ते पर जिले के डीएम अर्थात माननीय कलेक्टर साहिबा का बंगला पड़ता था, जिस पर एक आईएएस महिला के नाम की तख्ती लगी हुई थी। आते जाते जब यह उस नाम को देखती थी और सोचती थी कि वह भी कलेक्टर बन जाए तो कितना अच्छा होगा, इन्होंने अपने पिता से इस बात का जिक्र किया तो पिता ने बेटी का हौसला बढ़ाया, उसे खूब पढ़ने को कहा। तो सौतेली मां ने कहा कि कलेक्टर बनने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। कलेक्टर तो मेरी बेटी बनेगी। सौतेली मां इनके लिए लड़के देखने लगी। जैसे ही इनकी पढ़ाई ग्रेजुएशन पूर्ण हुआ भी नहीं था कि सौतेली मां ने सोचा कि इसकी शादी कर इसको रवाना कर दिया जाए और इनके लिए लड़के देखने शुरू कर दिया। इस बीच इनके पिता ने इन्हें यूपीएससी परीक्षा की तैयारी हेतु किताबें ला कर दी। यह बात जब सौतेली मां को पता चली तो उन्होंने वह सारी किताबें जला डाली। इनकी सौतेली छोटी बहन हमेशा ही इनका अपने दोस्तों के सामने मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन इनके कॉलेज के एक समारोह में जिले की डीएम साहिबा का आना होता है। समारोह के पश्चात यह उनसे मिलती है और कहती है कि वह भी कलेक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन करें। माननीय डीएम साहिबा ने कुछ दिन बाद इन्हें यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी हेतु कुछ किताबें भेंट दी। इन्हें बड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अगर इन किताबों को वह घर पर लेकर जाती है और सौतेली मां को पता चल जाता है तो कहीं वह इन किताबों को फिर से चला न दे। इसलिए इन्होंने उन सभी किताबों को अपने एक सहेली के घर पर रख दिया और कॉलेज खत्म होने के पश्चात एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना कर वह घर से निकलती और सहेली के घर पर जाकर पढ़ा करती थी। एक दिन इनकी सौतेली बहन ने इन्हें सहेली के घर से जाते हुए देख लिया और अपनी मां को बताया। इस पर सौतेली मां द्वारा इन्हें खूब डांटा गया और सौतेली मां के कहने पर उनका भाई उनके शादी के लिए लड़का देखना आरंभ कर देता है और जल्द ही इनका सौतेले मामा इनके लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आता है। लड़का किसी दुकान पर काम करता है। इनके पिता और इनके मर्जी के विरुद्ध इनकी शादी एक मंदिर में करा दी जाती है, जबकि इनके पिता कहते हैं कि मैंने मेरी लड़की की शादी के लिए इसकी मां ने 5 लाख रुपए रखे थे, इसलिए मैं इसकी शादी धूमधाम से कराऊंगा। लेकिन सौतेली मां कहती है कि उन पैसों से मैं अपने बेटी की शादी धूमधाम से कराऊंगी, उसके यूपीएससी की तैयारी करवाऊंगी। अभी यह अपने ससुराल में है, लेकिन यहां पर भी इन्होंने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई नहीं छोड़ी है, जारी रखी है।
इनकी सास एवं पति को इनका यूं पढ़ते रहना बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। वे लोग इनकी शिकायत इसकी सौतेली मां से करते हैं। इनका पति एक दिन इनसे कहता है कि यह पढ़ाई यहां नहीं चलेगी, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। यह सुनकर एक क्षण के लिए शाम सी गई। सोचने लगी कि अगर पति ने उसे छोड़ दिया तो वो कहां जाएगी। इन्होंने अपने पति एवं सास से कह दिया कि वह अब पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। पति तो मान जाता है लेकिन सास तैयार नहीं होती। पति मान जाते हैं लेकिन सास तैयार इसके लिए नहीं होती। लेकिन कुछ समय बाद सास भी राजी हो जाती है। बड़े ही मिन्नतों के बाद जब सास राजी हुई है, लेकिन घर के सारे काम अब उन्हें ही करने होंगे इस शर्त पर। पढ़ाई लगभग एक प्रकार से बंदी हो गई है, समय ही नहीं मिल रहा है, परीक्षा करीब आ रही है। अधूरी तैयारी, अधूरी पढ़ाई के साथ इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और प्रीलिम्स पास भी हुई। पश्चात मेंस की परीक्षा दी जो इन्होंने पास कर दी, और उसके बाद बिना किसी तैयारी के इन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने पहुंचती है और जब रिजल्ट आता है तो भाग्य ने इनका वहां भी साथ दिया है। ये इंटरव्यू में भी पास हो चुकी है। इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में यूपीएससी की परीक्षा में उस समय 122वां रैंक हासिल किया था। इनके इस खुशी में इनके मित्र एवं पिता ही शरीक थे। उन्होंने फोन करके इन्हें बधाई दी है। अन्य कोई भी इनकी खुशी में शरीक नहीं हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईएएस निशा की, जो आज आईएएस बनकर देश की सेवा कर रही है। आईएएस निशा आज उन लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो विपरीत हालातों के सामने घुटने टेक देती है। इनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है, कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है। परिस्थितियों से परे स्वयं पर हमें विश्वास है, परिस्थितियों से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। तो यह थी आईएएस निशा की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद इरादों और हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और जी हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।